तो मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कोशिका यानी सेल से संबंधित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज ये अपनी रहेगी सीरीज़ नंबर 40। ये भी अपने को ध्यान रखना है, सीरीज़ नंबर 40 रहेगी। और दोस्तों, आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास में रहने वाली है वो रहेगी कोशिका से संबंधित प्रश्न उत्तरी और इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें लगभग बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है वो पूछे ही जाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की भी जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक जो पिन किया गया है उसे आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपना पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। और दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी आज मेरी ख़राब है, इसके बावजूद भी मैंने आज की प्रश्नोत्तरी ज़रूर आपके लिए लेकर आई है ताकि आपकी प्रतिदिन की क्लासों में जो विघ्न है वो बिल्कुल पैदा नहीं हुए और आपकी इंपॉर्टेंट क्लासें डेली और आपकी तैयारी भी मजबूत होती रहे। इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़रूर तबीयत के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार की आपको आवाज़ या और कुछ भी आपको सुनाई दे तो ये मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो उत्तक, कोशिका, तंत्रिका तंत्र और या फिर केंद्रक। और दोस्तों, आप भी अपनी तबीयत का इस समय मौसम के अंतर ज़रूर आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए क्योंकि मौसम चेंजिंग है और इस समय ज़्यादातर बीमारियां होती रहती हैं। तो आप भी ज़रूर अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि अपने को पढ़ाई के साथ साथ अपने टारगेट को भी अचीव करना है, वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो कोशिका को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और कोशिका ये जीवन की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई यानी कोशिका से मिलकर ही शरीर का निर्माण हुआ है। ये इसका ध्यान रखना अपने को कि कोशिका के मिलने के कारण ही शरीर का, क्योंकि बहुत सी कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र और तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अपना टोटल शरीर का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, आज की अगर प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा, कोशिका कला का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, यहाँ पे कोशिका कला का निर्माण किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोशिका कला जिसे कोशिका झिल्ली भी या कोशिका भित्ति के रूप में भी अपन जानते हैं, तो कोशिका कला का निर्माण किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आपको टाइप करके ऑप्शन में आंसर जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है कोशिका कला का निर्माण वो उपरोक्त सभी यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इन सभी के द्वारा होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों, इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न भी रहेगा कि कोशिका की खोज ये किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, वोल्टियर, न्यूटन या फिर रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना है। प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई और प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। दोस्तों, कोशिका है जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे
कि कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीवन का निर्माण किससे हो रहा है, तो वो कोशिका से जीवन का निर्माण हो रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इस कोशिका का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, ये अपने को बताना है और यही अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मिक या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जीव द्रव्य के नाम से भी प्रोटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्म को जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको मैं बता दूं कि कोशिका से लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहेगी। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको सीधे सीधे 30 प्रश्नों में आपको मिल ही जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो इसको जरूर आपका एक बार कन्फर्म और कंठस्थ इसको याद कर ले। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई है, ये अपने को बताना है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों इसके अलावा मैं दूसरा नाम बताऊं तो प्रोटोप्लाज्म को अपन ने दूसरा नाम जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता था। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया। तो इस फॉर्मेशन को अपने को ध्यान रखने के लिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे J.E. पुरकंजे महोदय के द्वारा वो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज की गई थी, जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक अपन ने लगभग 40वें नंबर की सीरीज़ रहेगी, और जब तक कंप्लीट अगस्त तक या फिर 10 सितंबर तक अगर आपने पूरे जो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर जो प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है उसकी PDF अगर टोटल PDF नंबर निकाल लिया आपने और उसको अगर आपने याद कर लिया, तो सीधा सीधा मैं आपको बता सकता हूँ कि सेकंड पेपर के अंदर आपको 50+ प्रश्न यहाँ पे आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हिपेट्रोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इनमें से क्या कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे कोशिका नहीं जीवित कोशिका पूछ ले तो सेल बायोलॉजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन अगर कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में पूछा गया है तो वो साइटोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका के मुख्य भाग कौन से हैं। दोस्तों कोशिका के जो मेन फैक्टर हैं, जो मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से रहेंगे, ये पूछा गया है कि कोशिका के मुख्य भाग कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है, वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका के मुख्य भाग वो कोशिका द्रव्य, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को वो बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साइटोप्लाज्म ये अपन कोशिका द्रव्य को बोलते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस प्रकार कोशिका के महत्वपूर्ण या मुख्य भाग कौन से हैं, तो वो उपरोक्त सभी रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए, आपकी तैयारी को शानदार और जानदार जरूर बनाइए, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास होगी, आप PDF और आंसर की भी नीचे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पिन किया गया उसको आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ दोस्तों के कमेंट में बार बार देखता हूँ कि सर अभी तक आपने PDF नहीं डाली है, तो वो मैं आपको बता दूँ कि लगभग अपन ने PDF डाल दी, पिछली 3 या 4 PDF नहीं डाली है, वो भी मैं ज़रूर
कमेंट टेलीग्राम लिंक पे ज़रूर डाल दूंगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो वहाँ से आप आसानी से इनकी फ़ोटोकॉपी आप निकला सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये अपने को बताना है, जिसे अपन कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो दोस्तों जो कोशिका होती है, ये कोशिका का फॉर्मेशन होता है मान लो, और इसके अंदर जो बीच में केंद्रक और बाकी ये जो द्रव्य भरा होता है, ये साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये भी अपने को पता होता है। और इसके अंतर्गत ही ये केंद्रक होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःपर्दवी जालिका होती है, गुणसूत्र होते हैं, और बाकी इसके अलावा भी लाइसोसोम, राइबोसोम सभी पाए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनमें से कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री और राइबोसोम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों बहुत बार शारीरिक शिक्षक भर्ती के अलावा भी बहुत सी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका का सबसे छोटा अंग पूछा गया है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। दोस्तों कोशिका का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ कोशिका का पूछा गया कि इस कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका द्रव्य, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है, वो आपको बताना है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। जो राइबोसोम होता है ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों यहाँ इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था प्रश्न नंबर 9 में कोशिका का सबसे छोटा अंग, और अब पूछा गया है कोशिका का सबसे बड़ा अंग। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक या न्यूक्लियस होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्रक या न्यूक्लियस ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और सबसे छोटा अंग तो वो राइबोसोम होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेलेड कण किसे कहा जाता है। दोस्तों पेलेड कण किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेलेड कण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पेलेड कण केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर अंतःपर्दवी जालिका, जिसे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। तो पेलेड कण किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, राइबोसोम को पेलेड कण भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, पूछा जाता है बार बार कि पेलेड कण किसे कहते हैं, तो वो राइबोसोम को पेलेड कण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, अंतः कोशिका का पाचन उपकरण किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे अंतः कोशिका यानी कोशिका के अंदर भी पाचन उपकरण किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे केंद्रक, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर यानी अंतः कोशिका का पाचन उपकरण किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अपनी कोशिका है, ये अपना केंद्रक, और इसके अंदर ये केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर ये लाइसोसोम, ये राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार अन्य सभी अंग पाए जाते हैं। लेकिन ये कोशिका ये भित्ति है, और इस कोशिका भित्ति के पास में ही ये कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो ये कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका का पाचन उपकरण के नाम से जानी जाती है। लेकिन यहाँ पे अंतः कोशिका यानी कोशिका के अंदर भी पचाने का काम कौन करता है वो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, लाइसोसोम को अंतः कोशिका का पाचन उपकरण कहा गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कोई बैक्टीरिया या फिर विषाणु, जीवाणु कोई भी अंदर घुसता है तो उसको खाने का काम वो लाइसोसोम करती है, और अगर फिर भी नहीं मरता है तो लाइसोसोम अपनी थैली को फाड़कर पूरे जो एंजाइम होते हैं 40 प्रकार के, उन्हें बाहर निकाल कर
वो पूरी बैक्टीरिया और जीवाणु को मार देती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर यानी कोशिका को नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है कि कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर किसे कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य, अंतःप्रदेश जालिका, केंद्रक या फिर केंद्रिका, इनमें से कौन सा आंसर है दोस्तों। जो कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर रहने वाला है, जिस पर टोटल कोशिका के ऊपर उसका नियंत्रण रहता है। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे केंद्रक। ये कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका दूसरा नाम बताऊँ तो केंद्रक को ही कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो वो केंद्रक को ही कहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को बताना है। दोस्तों लगभग पता नहीं कितनी बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। केंद्रक, राइबोसोम, अंतःप्रदेश जालिका या फिर सूत्रकणिका, इसमें से कौन सा आंसर रहेगा जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 14 और वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों का इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की पीडीएफ और आंसर की आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक का पिन किया गया है उसे आप आसानी से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और लगभग पिछले 3 या 4 जो पीडीएफ है बाकी वो भी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसे सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सूत्रकणिका का दूसरा नाम वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी में उसे अपन सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सूत्रकणिका। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका द्रव्य द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका द्रव्य के द्वारा यानी साइटोप्लाज्म के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है, ये पूछा गया है। इंपोर्टेंट वर्दी, चयापचय, श्वसन या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ये अपनी कोशिका होती है और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक और ये पूरा द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य के जो कोशिका द्रव्य होता है इसकी कौन सी क्रिया रहेगी, क्या काम करता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका द्रव्य। ये वर्दी, चयापचय और श्वसन पूरा काम यानी उपरोक्त सभी काम ये कोशिका द्रव्य के द्वारा किया जाता है, जिसे अपन साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 रहेगा अपना कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों दूसरा नाम को इसे कोशिका का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। सुसाइडल बैग भी इसे अपन बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहते हैं। दोस्तों इसका कारण क्या होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु जो अंदर घुस जाते हैं उनको पहली बार तो ये कोशिका खाती है, लाइसोसोम खाती है और फिर भी नहीं मरते हैं तो लाइसोसोम है वो अपनी झिल्ली को फाड़कर पूरा ही अपने एंजाइम होते हैं 40 प्रकार के इसके अंदर वो बाहर निकाल देता है। इस कारण पूरी बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन इस दौरान लाइसोसोम खुद भी मरता है क्योंकि पूरी थैली को फाड़कर ये बाहर निकलता है, ये एंजाइम बाहर निकालता है तो ये खुद भी इसके दौरान ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा। यहाँ पे प्रश्न नंबर यही बन गया कि कोशिका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। और इसकी खोज कब की गई ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो 1761, 1665, 1822 या 1902 ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर
17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज वो 1665 यानी 1665 के अंतर्गत की गई थी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है न्यूक्लियस की खोज ये किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। तो रॉबर्ट हुक, वाल्डे, रॉबर्ट ब्राउन या पोर्टर, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों जिसके द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। दोस्तों ये अपनी कोशिका है, कोशिका में एक केंद्रक जिसे अपन न्यूक्लियस बोलते हैं ये, और बाकी ये कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, इसके अंतर्गत जो अंग भी पाए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों टोटल देखा जाए तो न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की या न्यूक्लियस की खोज की गई थी और वो लगभग 1835 के लगभग की गई थी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 रहेगा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा। दोस्तों जीव द्रव्य ये जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसके अलावा मैं जीव द्रव्य को आपको बताऊं तो जीव द्रव्य का दूसरा नाम जिसे इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म ये जीव द्रव्य को ही बोला जाता है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार ये किसने कहा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसकी खोज वो पुरकंजे महोदय के द्वारा की गई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा की गई। अगर इसका दूसरा नाम बताऊँ तो दोस्तों इसे अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोला जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों आज की इस प्रश्नोत्तरी में 30 प्रश्नों में कोशिकाओं में आप कितना सही आंसर दे पाते हैं, और लगभग मैं आपको बताऊं 1 या 2 प्रश्न आज की इस 30 प्रश्नोत्तरी में से सीधा सीधा पूछ ही लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी कोशिका है जिसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है। नहीं, ये आपको बताना है दोस्तों। लगभग कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है ये आपको बता दूं मैं, लेकिन कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी के अंतर्गत है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है। वो केंद्रक के कारण ही होती है। अगर केंद्रक इसमें पाया जाता तो वो इसको श्वसन के लिए और बाकी भी इसके अंग आगे के काम होते हैं। इस प्रकार टोटल ये इसमें केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ये 120 दिन के बाद में स्वतः ही खत्म हो जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर आरबीसी लाल रक्त कोशिका, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री वो अपन कहते हैं राइबोसोम को, ये अपने को ध्यान रखना है। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम की कहते हैं, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री पूछी गई है, ये उल्टा है। ये आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम की फैक्ट्री पूछी गई है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों केंद्रक को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रक को कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री वो कहेंगे राइबोसोम को, ये भी ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पे केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताऊँ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये अपनी मान लो कोशिका है और इस कोशिका में ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर पूछा गया है कि डीएनए कहाँ मिलता है। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ पे कि केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र के अंतर्गत भी डीएनए होता है, लेकिन केंद्र के बाहर डीएनए किसके पास रहेगा, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में हम आप सही आंसर बता दूं। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है। इस प्रकार दोस्तों केंद्र के बाहर डीएनए किसके पास रहेगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका डीएनए रहने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो टोटल कोशिका में डीएनए कितने प्रकार किस में पाया जाता है, तो केंद्रक और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोशिका के अंतर्गत, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। केंद्रक कोशिका, झिल्ली कोशिका, द्रव्य या फिर राइबोसोम, इसमें से कौन से अंग में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया रहेगी। तो प्रश्न नंबर 24 इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों सबसे लंबी कोशिका पूछी गई है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे, वो आपने देख इसके बारे में समझ भी लिया होगा कि मैंने कौन सा इसका डायग्राम बनाया है। तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसे अपन तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी, अब इससे पहले वाले प्रश्न में सबसे बड़ी लंबी पूछी गई थी, अब पूछी गई है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो माइकोप्लाज्मा होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इससे पहले सबसे लंबी पूछी गई थी तो वो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र शब्द है, ये गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि गुणसूत्र शब्द है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र शब्द वो वाल्डेयर के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वाल्डेयर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर यानी यातायात प्रबंधक का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर, हिंदी में बताऊँ तो इसको दोस्तों यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यातायात प्रबंधक यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजर है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य वो गोल्जी कोई के द्वारा किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का पुनर्निर्माण अंग किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का पुनर्निर्माण यानी दोबारा बनने वाला अंग किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका का पुनर्निर्माण अंग किसे कहा जाता है।
इससे पहले मैं आपको हिंट के रूप में बताऊं दोस्तों, तो कोशिका के अंदर ये कोशिका, ये केंद्र और बाकी ये द्रव्य, और इसी के अंतर्गत अन्य पदार्थ तैरते रहते हैं। लेकिन उनमें से एक है जो कोशिका में खुद के द्वारा आत्म हत्या या आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, वो पुनः निर्माण यानी दोबारा उसका निर्माण होता था। तो वो कौन से अंग रहने वाला है, ये अपने को बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, कोशिका का पुनर्निर्माण अंग वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आत्मघाती थैली है और ये अपने आप में कोशिका के अंदर खत्म हो जाती थी, लेकिन इसका दोबारा निर्माण वो गोल्जी कोई के द्वारा किया जाता था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसलिए कोशिका का पुनर्निर्माण अंग वो रहेगा लाइसोसोम, जो दोबारा अंग बनता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का दोस्तों प्रश्न नंबर 30 और लास्ट रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे। कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा आंसर सही रहेगा दोस्तों? तो इसका दूसरा अगर मैं आपको हिंट के रूप में बताऊं दोस्तों, कोशिका में सूचना का आदान प्रदान, या फिर इसे कोशिका का पोस्टमैन भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, पोस्टमैन, कोशिका का पोस्टमैन भी इसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, आरएनए को कोशिका में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे कोशिका का पोस्टमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया और 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों से आप कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताते रहे। और दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की पीडीएफ वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स या फिर आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के नाम के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।